राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के 5:30 बज चुके थे। 65 वर्षीय सरस्वती जी अपने आंगन में झाड़ू मार रही थी। सरस्वती जी के आंगन के सामने ही एक कुआं था। कुएं के पास आम का पेड़ जो बहुत पुराना, काफी दूर तक फैली फैली डालियां थी। सरस्वती जी के कुएं में आस पड़ोस की महिलाएं सुबह 5:30 बजे से ही पानी भरने आने लगती थी। सरस्वती जी उन महिलाओं से बात करती। जब महिलाएं आती तो वह बाहर झाड़ू मारने के बहाने या घर के किसी काम के बहाने ही बाहर आ जाया करती थी। आसमान में लालिमा छाई थी। ऐसा लग रहा था कि बस सूरज की पहली किरण उनके आंगन में पड़ने ही वाली है। सरस्वती जी के जीवन में बाकी सब कुछ प्रकृति का देन तो पहले जैसा ही था। जब से वह इस घर में ब्याह कर आई थी, इसी तरह से औरतें कुएं में पानी भरने आती। कई सहेलियां बन गई थी उनकी। इसी तरह से उनके आम के पेड़ में पक्षियां चहचहाते। सूरज की पहली किरण उनके आंगन में पड़ती। सब कुछ पहले जैसा था। बदल गया था तो उनके जीवन की कुछ आदतें। उनके पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। आज 10 साल हो गया था। सरस्वती जी अपना अकेला जीवन उसी घर में गुजार रही थी। पति के जाने के बाद अकेलापन क्या होता है, यह सरस्वती जी को बहुत खलता था। लेकिन सुबह शाम उनकी पड़ोस की महिलाएं कुएं में पानी भरने आती। उनके साथ बात करके सुख दुख बांट कर उन्हें बहुत अच्छा लगता था। सरस्वती जी का एक बेटा, जिसे उनके पति और सरस्वती जी मिलकर पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बना दिए थे। उनका बेटा गांव को छोड़कर मुंबई जैसे शहर में चला आया था। बेटा शादी करने के बाद मुंबई में ही बस गया था। 2 बच्चे भी थे। कभी कभी गर्मियों की छुट्टी में सरस्वती जी की बहू अपने दोनों बच्चों को लेकर गांव आ जाया करती थी, तो घर पूरा खिलखिला उठता था। पूरे घर का माहौल खुशनुमा हो जाता था। सरस्वती जी अपने सारे गमों को भूलकर अपने बेटे बहू और दोनों पोते के साथ खूब खुश रहती थी। लेकिन जब जाने से 4 दिन पहले ही यह पता चलता कि मेरे बच्चों का इस दिन का टिकट है, तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती। हर घर का कोना उन्हें सूना नजर आने लगता। उन्हें लगता कि जिस तरह से बच्चे इस घर से उस घर दौड़ दौड़ के खेल रहे, हंस रहे हैं, इनके जाने के बाद यह सिर्फ दीवारें बचेंगी जिनसे मुझे अकेले में बात करना होता है। लेकिन क्या करे, उनके बस में कुछ नहीं था। आज सरस्वती जी आंगन में झाड़ू लगा रही, फिर वहीं बैठ जाती हैं। एक महिला पूछती है, कैसी हो चाची? सरस्वती जी ने कहा, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। शरीर में बहुत कमजोरी लग रही है। और फिर बड़े जोर जोर से खांसी आने लगी। सरस्वती जी अपनी साड़ी के आंचल से अपने मुंह को दबाते हुए, पोंछते हुए वहां से अपने घर आ गई। किसी महिला ने कहा, चाची गर्म पानी पी लो, खांसी को आराम मिल जाएगा। तो किसी ने कहा, चाची एक लौंग खा लो, आराम मिल जाएगा। सरस्वती जी ने काढ़ा पिया, लौंग खाई, बहुत सारी घरेलू दवाइयां की। गांव में वैद्य जी को बुलाकर उनसे दवाइयां ली। लेकिन वैद्य जी ने कहा, चाची यह तो नॉर्मल खांसी नहीं लग रही है, टीबी जैसे शिकायत लग रही है। इसके लिए शहर में दवा करवाने जाना होगा। सरस्वती जी का अपना तो कोई नहीं था। एक बेटा विकास, जो मुंबई जैसे बड़े शहर में ही रहता था। सरस्वती जी ने अपनी संदूक खोली और उसमें से एक छोटी सी डायरी निकाली, जिसमें उनके बेटे का मोबाइल नंबर लिखा था। उस डायरी में 2 नंबर, एक बेटा का, एक बहू का। सरस्वती जी वह डायरी लेकर अपने पड़ोस के एक मास्टर जी के घर पहुंच गई। उनके पास मोबाइल हुआ करता था। सरस्वती जी ने कहा, मास्टर जी यह नंबर है, इसमें मेरे बेटे का नाम विकास है, वही वाला नंबर मुझे लगा दीजिए, मुझे अपने बेटे से बात करना है। जब मास्टर जी ने उनके बेटे का नंबर लगाया तो बेटे ने फोन नहीं उठाया। फिर सरस्वती जी ने कहा, उसमें एक और नंबर है, उसी के सामने बहू लिखा होगा।
तो मास्टर जी ने बहू का भी नंबर लगाया। बहू ने फोन उठा लिया। सरस्वती जी ने कहा, हेलो। उधर से आवाज आई, हेलो। हाँ मम्मी जी प्रणाम। कैसी है मम्मी जी? सरस्वती जी अपनी बहू की इतनी मीठी आवाज सुनकर गदगद हो गई। आधी बीमारी तो उनकी बहू की मीठी बातें से ही खत्म हो गई। बहू बेटा, वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है। मैं वैद्य जी को दिखाने गई थी, तो उन्होंने बताया कि यह जड़ी बूटियों से बीमारी खत्म नहीं होगी। इसका काफी समय तक उपचार चलेगा। आपको टीबी की शिकायत हो रही है। इतना सुनकर बहू की आवाज भारी हो गई। माँ जी, टीबी? यह कैसे हुआ माँ जी? मुझे कैसे पता बहू? मैं तो कुछ उल्टा सीधा भी नहीं खाती हूँ। यह बात जरा विकास को जल्दी बता देना, और वह मेरी दवाइयाँ भी करवा दे। उसे जल्दी से जल्दी गांव भेज देना। ठीक है माँ जी। दो चार औपचारिकता भरी बातें कर कर बहू ने फोन रख दिया। अब सरस्वती जी के मन में संतुष्टि हो गई थी। कम से कम बेटे बहू को मेरी बीमारी का पता चल गया है। अब सब ठीक हो जाएगा। सरस्वती जी घर आई। अपनी संदूक में डायरी रख बेटे के दोबारा फोन आने का इंतजार करती रही। फिर रात को जब मास्टर जी ने आवाज दिया, चाची, अरे ओ चाची, तुम्हारे बेटे का मुंबई से फोन आया है। सरस्वती जी जल्दी से अपना ताला चाबी निकाली, मेन दरवाजे पर ताली मार जल्दी से मास्टर जी के घर पहुंच गई। आई आई बेटा, अभी आई मास्टर जी, कहते हुए वह जल्दी जल्दी उनके घर पहुंच गई। फोन बेटे का आया ही था। हेलो विकास बेटा, बहू ने बताया होगा मेरी हालत खराब है। मुझे वैद्य जी ने कहा है शहर में इलाज करवा लो। ठीक है माँ, तुम तैयारी बना लो। मैं तुम्हें 2-3 दिन के बाद लेने आ रहा हूँ। तुम तैयार रहना। हाँ बेटा, अब मुझे क्या तैयार होना, एक साड़ी पहनूंगी, एक साड़ी एक पोटली में ले चल दूंगी। माँ ने यह कहा, उधर से विकास ने फोन कट कर दिया। अम्मा सोचने लगी, मैं शहर जाकर दवाइयाँ करवाऊंगी, फिर ठीक होकर जल्दी आऊंगी। माँ खेतों से आया हुआ अनाज सब अच्छे से रखकर उसमें नीम की पत्तियां डालकर डिब्बे बंद करने लगी। जो कुछ ज्यादा अनाज होता था तो वैसे भी माँ अपने बेटे बहू के पास मुंबई भेज दिया करती थी। सिर्फ अपने साल भर के खाने को ही रखती थी, इसीलिए वह कीड़े ना लग जाए, मेरा राशन सामान खराब ना हो जाए। सब माँ ध्यान से देख देख कर उसमें से सूखी नीम की पत्तियां डालकर डिब्बों को टाइट से, बर्तनों को अच्छे से ढककर रख दी। अब माँ बम्बई जाने के लिए तैयार हो गई थी। बेटा 4 दिन के बाद पहुंच गया। माँ तैयारी बना ली ना? हाँ बेटा, घर के सारे काम मैं अच्छे से संभाल ली हूँ, बस मैं तैयार हूँ। ठीक है माँ, हम लोग रुकेंगे नहीं, शाम की ही फ्लाइट है। बहू भी साथ में थी। माँ ने कहा, बेटा तो ठीक है, कुछ खाने पीने को बना लेती हूँ। नहीं माँ, यह सब मत करो। मैं आने से पहले ही गांव के मुखिया से बात कर लिया था। मैंने खेत को बेचने के लिए और इस घर को बेचने के लिए भी बात किया है। देखो माँ, अब तुम मेरे साथ मुंबई शहर जाओगी, तो अब इस बीमारी की वजह से वापस गांव में आकर क्यों रहोगी? बताओ, तुम्हारी यहाँ कौन सेवा करेगा? तुम वही हमारे साथ रहना, हम तुम्हारा अपने पास रखकर ध्यान रखेंगे। माँ को लगा बेटा ठीक ही कह रहा है, लेकिन माँ का दिल अपना पुराना घर बेचने को नहीं कर रहा था। वह सब कुछ याद आने लगा कि सुबह औरतों की आवाज सुनकर बाहर निकलना, उनके साथ घंटों बैठकर बातें करना और सूरज की लालिमा देखना। कितना प्यारा उनके घर का माहौल था। उस घर में जब से ब्याह कर आई थी तो उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि यह पराया गांव है। वह तो अपने मायके से भी ज्यादा अपने पति के उस घर में सुकून पाई थी। आखिरकार बेटे की बात मानना मजबूरी थी। खेत का पैसा तो उसे तुरंत मिल गया। घर भी वह बेचने के लिए लगा दिया और बोला, माँ मैं तुमको यहाँ गांव में छोड़ने के बाद वापस आऊंगा
और घर के पैसे लेकर चला जाऊंगा। माँ आज इतना दुखी हुई जितना वह शादी के वक्त अपने मायके को छोड़ते हुए नहीं हुई थी। पूरे मोहल्ले को पता चल चुका था कि सरस्वती जी अब मुंबई शहर जा रही हैं बेटे के पास। पूरे मोहल्ले भर की औरतें उनके पास आई थी, कुछ बच्चे भी। सबसे साथ उनका बहुत अच्छा व्यवहार था। जब सरस्वती जी रेलवे स्टेशन तक जा रही थी, उनके साथ तो मानो गांव के लोगों के पीछे पीछे भीड़ थी। सरस्वती जी पलट पलट कर अपने घर की तरफ देखती, कुएं की तरफ देखती, अपने पुराने आम के पेड़ को देखती। कितनी सारी यादें जुड़ी थी। सरस्वती जी रो रो कर आंसू पोंछते हुए आगे बढ़ रही थी। गांव की औरतें जिनका जैसा रिश्ता रखती थी, चाची बम्बई जाकर हमें भूल मत जाना। नहीं नहीं, हम कैसे भूलेंगे आपको, सरस्वती जी रोते हुए कहती। तो कोई कहता, भाभी हमें भूल मत जाना, मुखिया के मोबाइल पर या कि मास्टर जी के मोबाइल पर हाल पता लेते रहना गांव का। सरस्वती जी अपना इस तरह से अपनापन अपनी सहेलियों से पाकर बहुत मन उदास हो जाता, दिल भारी हो जाता। अगर यह बीमारी नहीं होती तो मैं अपना गांव इस उम्र में छोड़कर नहीं जाती। सरस्वती जी यही सोच सोचकर रेलवे स्टेशन पहुंच गई। उनके साथ जो कुछ लोग रेलवे स्टेशन तक गए थे, वापिस चले आए। बेटा प्लेटफॉर्म के अंदर माँ को लेकर चला गया। अपने समय पर ट्रेन आई और सरस्वती जी ट्रेन में बैठ गई। आज सरस्वती जी अपना गांव छोड़कर शहर की तरफ सफर कर रही थी। पूरे रास्ते भर रह रहकर उन्हें अपने गांव और लोगों की कही हुई बातें बार बार याद आती रही। ट्रेन अपनी रफ्तार में चलती रही। सारा दिन सारी रात ट्रेन चली। सुबह ट्रेन मुंबई शहर पहुंच गई। सरस्वती जी का बेटा उन्हें रेलवे स्टेशन पर उतारा। सरस्वती जी स्टेशन में पैर रखते ही चारों तरफ देखने लगी। कैसी अनजान मुंबई नगरी है। लोग कितने स्पीड में भागे जा रहे हैं। कोई खड़ा होकर एक बार भी नहीं पूछा, भैया कहाँ जाना है। आगे बढ़ी तो ऑटो रिक्शा वाले की भीड़, सामान उठा उठाकर, चलो चलो चलो, कहाँ जाना है, हम आपको छोड़ देंगे। सरस्वती जी ने सोचा, इस बड़े शहर में ये अनजान लोग तो मदद करने के लिए तैयार हैं। उन्हें क्या पता कि शहरों में सवारी पाने के लिए ऑटो रिक्शा टैक्सी वाले ऐसे ही करते हैं। वह मन ही मन थोड़ा सा मुस्कुराई। फिर उनके बेटे ने कहा, हमें कहीं नहीं जाना, हमने अपनी गाड़ी मंगवा लिया है। रेलवे स्टेशन के बाहर उनके बेटे की गाड़ी आई। बेटे की कार में बैठकर माँ मुंबई के सड़कों में सफर करने लगी। कितनी गाड़ियां थी। माँ खिड़की से झांक झांक कर यही देखे जा रही थी। अरे बाप रे, इतनी गाड़ियां तो सारी उम्र मैंने नहीं देखी। कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, ऐसा लग रहा है कि आसमान को छूती हैं। इतने ऊंचे में जिसका घर होगा वह ऊपर चढ़ते कैसे होंगे। सरस्वती जी को लिफ्ट क्या होता है, बिल्डिंगों का रहन सहन क्या होता है, उन्हें कुछ पता नहीं। वह तो एक सुंदर से कच्चे मकान में अपने गांव में रहा करती थी। उनका बेटा ट्रैफिक में से कार निकालता हुआ धीरे धीरे छोटे छोटे पक्के मकानों की तरफ बढ़ता गया। अब सरस्वती जी को बिल्डिंग दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उनका बेटा विकास चाल वाली एरिया में आ चुका था। वह लाकर एक मकान के सामने अपनी कार खड़ी कर दी और कहा, माँ नीचे उतर कर आओ। अभी भी विकास की पत्नी कार में ही बैठी थी। माँ ने जब अपनी पोटली उठाई और बेटे के पीछे पीछे चल दिया, तो बेटा एक छोटा सा कमरा दिखाते हुए बोला, माँ यही तुम्हारा कमरा है, चलो आओ अंदर। ऊपर से पतरे का सीट छाया हुआ था। कमरे के अंदर एक बड़ा सा नीला ड्रम जिसमें पानी भरा था, गैस चूल्हा सिलेंडर और वहीं पर चटाई और एक गद्दा कंबल रखा था। यह सब देखकर माँ को लगा कि बेटा कार से चलता है। उसने तो बताया था कि मैं बहुत बड़े फ्लैट में रहता हूँ, अच्छे से रहता हूँ, लेकिन यह तो यहाँ एक ही कमरा है और जमीन में चटाई गद्दा कंबल, यह कैसे हुआ।
माँ आश्चर्य से विकास की तरफ देखते हुए बोली, विकास बेटा, तुम तो बड़े अफसर हो मुंबई शहर में, तुम्हारी अपनी कार है, फिर तुम ऐसे मकान में कहाँ रहोगे? तुम कहाँ बहू और बच्चे कहाँ है? अभी दिख नहीं रहे। तो विकास समझाते हुए बोला, माँ मैं यहाँ नहीं रहता, मैं यहाँ तुम्हारे लिए यह कमरा बुक किया हूँ। इस कमरे को मैंने तुम्हारे लिए भाड़े से ले लिया है, तुम यहीं रहोगी और हम यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बिल्डिंग में रहते हैं। माँ देखो, तुम्हारी जो बीमारी है वह फैलने वाली बीमारी है। कुछ दिनों तक हम यहाँ तुम्हें रखकर तुम्हारा इलाज करवाएंगे, तुम्हें डॉक्टर को दिखाएंगे, तुम्हारी सारी चेकअप कर पाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। और जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी तो हम तुम्हें अपने साथ अपने बड़े से फ्लैट और अच्छे साफ सुथरे आलीशान जगह पर ले जाएंगे। माँ ने सोचा शायद विकास ठीक ही कह रहा हो। फिर बहू भी नीचे आकर कहने लगी, माँ जी यदि आपको अभी भूख लगी हो तो यहाँ पर राशन वगैरह सब कुछ व्यवस्था कर दिया गया है, आप कुछ बनाकर खा लेना, नहीं तो हम लोग घर से खाना बनाकर ले आएंगे और आपसे मिलते रहेंगे। आप किसी बात की चिंता मत करना। बेटा समझाकर घर से बाहर निकला। कार में दोनों बेटे बहू बैठकर वहां से चले गए। वहां रह गई सरस्वती जी अकेली। सरस्वती जी दरवाजा खुला छोड़ वहीं सामने बैठी रह गई। कोई तो आएगा, मुझसे पूछेगा, चाची कैसी हो, कब आई, कहाँ रहती हो, कुछ खाई हो कि नहीं। लेकिन कोई पूछने नहीं आया। वह तो गांव की तरह सोच रही थी कि जैसे ही गांव में कोई आता है, बच्चे और बड़ों की भीड़ लग जाती है। जब तक उसके बारे में पूछ पूछ कर उसे परेशान नहीं कर देते, तो गांव के लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती। सरस्वती जी को कोई पूछने नहीं आया। वह उस शहर से अनजान, उन्हें क्या पता कि मुंबई शहर में लोग चलते नहीं दौड़ते हैं, कोई किसी के बारे में मतलब नहीं रखता, चाहे लोग भूखे हों या कुछ खाए हों, लोग कैसे कपड़े पहने हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। सरस्वती जी कुछ समय तक बैठी रही। उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि वह क्या करे। फिर वह उठी और उसी ड्रम में से एक पतीले में पानी निकाली और नहाने की एक छोटी सी जगह भी बनी थी। उसमें एक टब रखा था। सरस्वती जी ने उस टब में पानी भरा और वहीं पर वह दरवाजा बंद कर ली और नहाई। दूसरी साड़ी पहनी। अब जाके उन्हें थोड़ा ठंडक मिला था। अब उन्हें कुछ भूख का भी एहसास हुआ। कुछ समय तक वह सोचती रही कि बनाऊं खाना, क्या करूं। गैस चूल्हे के पास देखी तो वहीं पर डिब्बों में चावल, आटा और एक छोटी सी प्लास्टिक की टोकरी में कुछ सब्जियां रखी थी। हल्दी नमक का डिब्बा भी था। लगता था बहू ने व्यवस्था कर दिया है। लेकिन सरस्वती जी का मन बनाने खाने को नहीं हुआ। उन्हें अंदर से कुछ आत्मग्लानि सी लग रही थी। उन्हें अपने गांव की रह रहकर याद आती रही कि मैं इस तरह से कभी अकेले नहीं हुई। बेटा शहर में था, पति इस दुनिया को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए थे, लेकिन मेरे गांव मोहल्ले वालों ने मुझे कभी अकेला होने ही नहीं दिया। और आज सरस्वती जी पहली बार इस तरह अकेले एक छोटे से कमरे में बंद थी। कुछ समय के बाद कार की कार की हॉर्न की आवाज सुनाई दी। सरस्वती जी ने धीरे से दरवाजा खोला तो बेटा सामने खड़ा था। लो माँ, खाना भेजी है तुम्हारी बहू ने, अभी खा लो और रात को भी खा लेना। सरस्वती जी खाना ले बेटे से कहने लगी, बेटा मुझे इस जगह बड़ी घबराहट सी होती है, बड़ा अकेलापन होता है, मुझे कुछ समय के लिए घर पर ले चलो। नहीं माँ, अभी तुम घर पर नहीं जा सकती, कल सुबह मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। सरस्वती जी बेटे की बात मान थोड़ा मोड़ा खाना खाई सुबह का इंतजार करने लगी। सुबह को 10 बजा। बेटा माँ के पास आया, अपनी कार से ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर वहां पर कुछ चेकअप किए, उसके बाद उन्हें दवाइयां दे दिए और बोले दवाइयां शुरू करो, रिपोर्ट 3 दिन के बाद आएगी तो वापिस माँ को लेकर आ जाना। और एक रिपोर्ट है, वह तो थोड़ा समय लगेगा, वह 20 दिन के बाद ही आएगी, लेकिन दवाइयां चालू रखो। सरस्वती जी की दवाइयां शुरू हो गई थी।
धीरे धीरे 20 दिन बीता, महीना भी बीत गया। सारी रिपोर्ट क्लियर हो गई थी। दवाइयां चलते हुए सरस्वती जी को अब खांसी कम हो गई थी और शरीर का दर्द, थकान भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था। उन्हें लग रहा था कि दवाइयां सूट कर रही हैं, लेकिन उनके जीवन का अकेलापन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। कुछ दिनों तक तो बेटा 3 दिन 4 दिन में माँ से मिलने आता, लेकिन धीरे धीरे वह 3 दिन 4 दिन की बजाय हफ्ते हफ्ते आने लगा था। जब माँ की दवाइयों की जरूरत होती या हॉस्पिटल लेकर जाना होता, तभी वह आता था। सरस्वती जी अकेले उस घर में पड़ी। अभी तक उनसे कोई ना तो बात करने आया, ना उनका हाल पूछने। पड़ोसियों से उनकी बात भी नहीं हुई, जबकि सरस्वती जी बहुत मिलनसार औरत थी। उन्हें बात करने का बहुत ही अच्छा लगता था। वह अपने घर में आने वाली कुएं के पास औरतों से खड़ी होकर घंटों बात किया करती थी। इसीलिए सरस्वती जी को लगता कि कोई तो आए, मेरे दरवाजे पर बैठकर मुझसे बातें करे। भला मैं किसके घर जाऊं? अनजान शहर में कहाँ जाऊं? कहीं रास्ता भटक गई तो दोबारा इस झोपड़े तक भी नहीं आ पाऊंगी। यही सोचकर सरस्वती जी उस घर के आसपास ही रहती थी, कभी उस चौखट से दूर नहीं गई। एक दिन एक बच्चा खेलता खेलता उनके घर के पास आया। सरस्वती जी ने उस बच्चे से डरते डरते पूछा, बेटा, इस घर के आसपास कोई पार्क बगीचा जहाँ लोग बैठते हों है क्या? उस बच्चे ने कहा, हाँ आंटी, यहाँ से देखो, सीधे जाओगे तो आगे एक छोटा सा पार्क ही है जहाँ हम लोग खेलते हैं और आपके जैसे बहुत सारे आंटी अंकल लोग वहाँ आकर बैठते भी हैं। सरस्वती जी ने सोचा कि अब मैं भी वहीं जाऊंगी। वह सीधे रास्ते चली तो उन्हें थोड़ी दूर पर ही एक पार्क दिखाई दिया। पार्क का गेट भी सामने ही था। सरस्वती जी उसके अंदर गई। वहां पर रखी हुई कुर्सियों में एक सीट खाली थी। सरस्वती जी वहां बैठ गई और बिल्कुल अनजान निगाहों से पार्क में खड़े पेड़ पौधे, वहां पर आए हुए जो सुबह कुछ लोग चल रहे थे, कुछ लोग योगा कसरत कर रहे थे, सबकी तरफ देख रही थी। सरस्वती जी ऐसे देख रही थी जैसे उन्होंने कभी पहले इंसान ही नहीं देखा हो। कोई तो हाफ चड्डा पहना था। वहां की कुछ औरतें लड़कियों का पहनावा सब कुछ उनके लिए नया था। सरस्वती जी पुरानी साड़ी, सर में अपना पल्लू रखे हुए वहीं बैठे इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी। तभी उन्हें एक पढ़ी लिखी कुछ मैडम जैसे औरत दिखाई दी। सरस्वती की नजर उस पर पड़ी तो उस औरत ने भी सरस्वती जी की तरफ देखा। दोनों औरतों की नजर मिली। फिर वह पढ़ी लिखी औरत सरस्वती जी को देखकर मुस्कुराई। सरस्वती जी के मन में थोड़ा ढाढ़स हुआ और वह भी मुस्कुरा दी। वह औरत उनके पास आकर पूछी, माँ जी, आपको पहली बार इस पार्क में देख रही हूँ। तो सरस्वती जी ने कहा, हाँ, मैं आज ही आई हूँ इस पार्क में। वैसे मैं यही सी गली में सामने उस घर में रहती हूँ, लेकिन मुझे यह पार्क मालूम नहीं था। कल ही एक बच्चे से पूछा, इसीलिए आ गई। तो उस औरत ने कहा, माँ जी, अब आप यहाँ रोज आया करिए, आपको अच्छा लगेगा। क्यों, कैसा लग रहा है आज? सरस्वती जी ने कहा, आज 7 8 महीने हो गए हैं बेटा। मैं अभी पहले दिन ही घर से बाहर निकली हूँ। मैं जब से आई हूँ एक कमरे में बंद बंद बहुत परेशान हो गई हूँ। आज जाकर पेड़ पौधों की ठंडी हवा मिली है मुझे। ठीक है माँ जी, आप रोज आया करो, मैं भी आती हूँ। मैं कल आपसे बात करूंगी। यह कहकर वह औरत चली गई। सरस्वती जी का आज बहुत दिनों के बाद किसी के साथ वार्तालाप हुआ था। उनका मन थोड़ा हल्का सा लग रहा था। दूसरे दिन सरस्वती जी सुबह सुबह फिर से उसी गार्डन में आई और उनकी नजरें वही अधेड़ उम्र की औरत को ढूंढ रही थी। लेकिन कुछ समय बाद वह औरत अच्छी सी साड़ी पहने हुए बिल्कुल मैडम सी लग रही थी। सरस्वती जी के पास आती दिखाई दी। उन्हें देखते ही सरस्वती जी का मन प्रफुल्लित हो उठा। वह उनसे, नमस्ते बेटा। जी माँ जी, यह कहकर उसने पैर छू लिया और वह औरत कहने लगी, माँ जी, आप यहाँ अकेली, आपका कोई नहीं है क्या? आप कहाँ से आई हैं?
तो वह औरत की बातें सुनकर सरस्वती जी पहले थोड़ा सा कुचाई, फिर कहने लगी, बेटा मैं तो गांव से आई हूँ मेरी बीमारी की दवाई करवाने। मेरा बेटा इसी शहर में एक बहुत बड़ा अफसर है, उसके पास कार भी है। वह बता रहा था कि मैं बहुत बड़ी बिल्डिंग में रहता हूँ, लेकिन मेरी बीमारी के वजह से वह यहाँ मुझे इस घर में रख दिया है। बता रहा था कि मेरी बीमारी से बच्चों और बहू को घर में इन्फेक्शन फैल सकता है। बेटा कह रहा था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो वह मुझे अपने साथ रखेगा। उस औरत ने पूछा, माँ जी आपको यहाँ रहते हुए कितने महीने हो गया? सरस्वती जी ने बताया, मुझे तो यहाँ रहकर 10 महीने हो गया। वह औरत पूछी, आपको कौन सी बीमारी? सरस्वती जी को पता था कि मुझे टीबी की शिकायत हो गई थी। उन्होंने बता दिया कि मुझे टीबी की बीमारी हुई थी। अब वह औरत को समझ में आ गया कि टीबी की बीमारी 6 महीने में खत्म हो जाती है। बस उसकी परहेज और कुछ प्रोटीन की दवाइयां चलती रहती हैं। फिर इनका बेटा इन्हें अपने साथ क्यों नहीं ले गया? वह मन में सोची और सरस्वती जी का हाथ पकड़ते हुए बोली, माँ जी यह मुंबई शहर है, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन अपने बूढ़े माता पिता को यहाँ पर बोझ समझकर इसी तरह से उन्हें झोपड़े में रख देते हैं। गांव से आए हुए माता पिता बच्चों की चालाकी समझ नहीं पाते हैं। माँ जी यहाँ पर जितनी तीव्रता से लोग भागते हैं, उतनी तीव्रता से ही अपने रिश्तों को भुला देते हैं। यहाँ रिश्तों की कोई कदर नहीं है। इस शहर में पैसा है तो सब कुछ है। आपका बेटा यदि आपको ले जाना चाहता तो कब का अपने पास ले जाता। इस अकेले झोपड़े में आपको मरने के लिए नहीं छोड़ता। सरस्वती जी ने सब कुछ बताया। ब्याह कर गांव में आने से, पति को इस दुनिया से छोड़कर जाने की बात, फिर बेटे को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाने की बात, फिर बेटे ने किस तरह से घर और जमीन बेच दिया, उन्हीं पैसों से यह कह दिया कि माँ मैंने तुम्हारा इलाज करवा दिया है, उसी से तुम्हारी दवाइयां और चेकअप हो रहा है। बस इतनी सारी बातें सुनकर उन औरत को सब कुछ समझ में आ गया था। माँ जी मैं एक समाज सेविका हूँ, आप जैसे ही मजबूर और बूढ़े लाचार औरतों की मदद करती हूँ। आप मुझे अपने दिल की सारी बात बताकर अपना मन तो हल्का कर ली है, लेकिन आपकी यह दर्द भरी कहानी सुनकर अब मेरी नींद उड़ गई है। माँ जी मैं आपका साथ दूंगी। कल मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगी जहाँ आप जैसी बहुत सारी ठगी गई औरतें हैं, जिनके बेटे ने इसी तरह से उन्हें सहारा देने की लालच में अकेला कर दिया है, और वह आज आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। सरस्वती जी बोली, बेटा मैं इस उम्र में कैसे आत्मनिर्भर बनूंगी? मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मेरा शरीर कमजोर हो गया है और अब मैं बेटे बहू के आश्रित ही हूँ। नहीं माँ जी, आत्मनिर्भर बनने के लिए उम्र नहीं, हौसला चाहिए। आप अभी भी आत्मनिर्भर बनकर जी सकती हैं। बस कल आप मेरे साथ चलिए। सरस्वती जी के कुछ समझ में नहीं आया था। वह दूसरे दिन फिर से गार्डन में आई। तभी उन्हें बिमला जी मिली और बिमला जी अपनी स्कूटी में बिठाकर उन्हें एक कॉलोनी में लेकर गई, जहां पर एक बहुत बड़ा बंगला टाइप पर घर बना हुआ था। वह उसके गेट के अंदर गई। एक बहुत बड़े हॉल में बहुत सारी औरतें थी, जो कुछ कढ़ाई बिनाई, कुछ तो मशीन चला रही थी। एक साइड में कोई अचार बना रही थी। कुछ औरतें अचार को बंद करके एक बोतल में पैक कर रही थी। कुछ औरतें पापड़ बना रही थी, तो कुछ औरतें सूखे हुए पापड़ को पैकेट में पैक कर रही थी। सरस्वती जी वहां जाते ही चारों तरफ नजरें दौड़ाई। पूरे हॉल में औरतें ही औरतें काम कर रही थी। यह देखकर सरस्वती जी आश्चर्य में थी। वहां पर कुछ औरतें सरस्वती जी की उम्र थी, कुछ तो उनसे भी ज्यादा वृद्ध थी और कुछ की उम्र उनसे कम थी। फिर उनमें से एक औरत ने उठते हुए कहा, आइए माँ जी आइए। वह वहां पर देख रेख करने वाली हेड थी, जिसे बिमला जी ने अपनी तरफ से नियुक्त करके रखा था।
वह बिमला जी को भी नमस्कार की। मैडम जी, यह कौन है? तो सरस्वती जी को देखते हुए बिमला जी ने कहा, यह भी एक हालात से मारी हुई माँ है, जिसे विश्वास के नाम पर ठगा गया है। समझ गई मैडम जी, समझ गई। उस औरत ने अफसोस जताते हुए कहा। सरस्वती जी बिमला जी की तरफ देखकर बोली, बेटा, मुझे तो यह सब करना नहीं आता। इस उम्र में मैं यह सब कैसे कर पाऊंगी? तो फिर से उस हाल में जो औरत हेड थी उसने कहा, माँ जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ एक दूसरे की मदद करते हैं। जिसे जो काम आता है वही देते हैं, नहीं आता तो एक दूसरे को काम करता हुआ देखते हैं और सिखाते हैं, सीखते हैं। बस आप अपने मन से घबराहट और चिंता निकाल दीजिए। सरस्वती जी को उस औरत की बात सुनकर अच्छा लगा। सरस्वती जी वहां पर कुछ समय के लिए रुक जाती हैं और हाल में आगे चल चल कर देखने लगती हैं। सरस्वती जी ने देखा कि एक औरत अचार बना रही थी। सरस्वती जी को अचार बनाने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वह भी अचार की तरफ देखकर अपनी पुरानी बातों को याद करने लगी। जब अपने ही घर में आम का जो पेड़ था उससे कई टोकरी आम गिरा करता था। सरस्वती जी अचार बना बनाकर अपने ही घर पे रखती, कुछ तो अपने मायके, अपने रिश्तेदारों पड़ोसियों को और मुंबई में अपने बेटे बहू के पास भी भेजा करती थी। लेकिन उन्होंने पैसे के लिए कभी किसी को नहीं दिया। फिर वह हेड की तरफ देखते हुए बोली, बेटा, मैं अचार बना लेती हूँ और बहुत ही अच्छा अचार बनाती हूँ। सरस्वती जी की बातें सुनकर बिमला जी को भी अच्छा लगा और उस हेड को भी। तो ठीक है माँ जी, आपके अंदर भी कुछ न कुछ तो कला है। चलिए ठीक है, आज आप देख लीजिए, कल से हम आपके लिए व्यवस्था कर देंगे। फिर दूसरे दिन से सरस्वती जी वहां जाने लगी। सरस्वती जी आम, आमले, नींबू, हर चीज का अचार एक नंबर का बनाया करती थी। सरस्वती जी अपने तरीके से औरतों की मदद लेकर अचार बनाने लगी। कुछ दिनों तक तो इतना जल्दी उनका अचार नहीं बिका, लेकिन हफ्ते 10 दिन के अंदर ही जब सरस्वती जी का अचार ऑनलाइन गया तो उसकी मांग बढ़ने लगी। जिस जिस जगह से ऑर्डर आया था वहां से 2-2 4-4 किलो अचार की बोतलों की ऑर्डर आने लगा। देखते ही देखते सरस्वती जी के हाथों के जो भुने हुए मसाले और उनके अचार की खुशबू ऐसी फैली कि ऑनलाइन भी बहुत ऑर्डर आने लगे। अब उनके यहाँ जो उनके हॉस्टल में भी जो अचार लेने आया करते थे वह बस सरस्वती जी के नामों की अचार मांगते थे। बिमला जी ने उनकी अचार की इतनी बिक्री देखकर बोतल में सरस्वती ब्रांड अचार का पेपर छपवाने लगी और उनकी एक प्यारी सी फोटो भी लगा दी। देखते ही देखते सरस्वती ब्रांड अचार पूरे मुंबई शहर में फैलने लगा। अब तो बड़ी बड़े किराने की दुकान या कि होलसेल में भी उनका अचार बिकने लगा। एक दिन उनका बेटा और बहू एक मॉल में किराना का सामान लेने गए थे। वहां पर उन्होंने देखा कि कम से कम हजारों बोतल थी, जिनमें से उनकी माँ की फोटो और सरस्वती ब्रांड अचार लिखा था। यह देखकर बहू के हाथ में जब उनकी माँ की फोटो और अचार की बोतल आई तो उसने आवाज दिया, विकास, इधर आओ तो। यह देखो, यह तो तुम्हारी माँ की फोटो और नाम है। यह कैसे हुआ? तुम्हारी माँ अचार कब से बनाने लगी? अरे नाम बस होता तो एक बार हम सोचते, लेकिन यहाँ तो तुम्हारी माँ की फोटो भी है। विकास के भी समझ में कुछ नहीं आया। वह उसी दिन रात को घर पहुंच गया और पूछने लगा, माँ, तुम अचार बनाती हो? माँ ने यह सुना, हाँ बेटा, मैं अचार बनाती हूँ। यह सुनकर विकास तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। माँ, तुम्हें आखिर किस चीज की कमी थी? तुम अचार बनाने क्यों जाती हो? और तुमने यह काम कब से शुरू किया? तुमने तो मुझे बताया भी नहीं। बेटा, कैसे बताता? तुम तो मुझसे मिलने आना ही छोड़ दिए और मैं अकेले इस घर में परेशान थी। बहू भी गुस्से से तमतमाती हुई बोली, माँ जी,
आपको ये सब करने में शर्म नहीं आती? हमने आपको किस चीज की कमी छोड़ी? आपको रहने के लिए अलग कमरा दिया, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं की, आपकी दवाइयां करवाई। हमने आपके ऊपर कितना खर्च किया। माँ ने कहा, बहू, इसके बदले तुमने मेरा पुश्तैनी मकान बेच दिया, मेरा खेत बेच दिया, मुझे बेघर कर दिया। आज मैं ठीक हो गई थी तो मैं वापिस अपने गांव चली जाती, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊं? भला हो उस महान औरत का जो मुझे एक दिन मिली और इस अंधखोपड़ी जैसे घर से निकाल कर मुझे आत्मनिर्भर बनाने के लिए उस जगह पर ले गई जहां मुझे बहुत सारी औरतों का साथ मिला और आत्मसम्मान के साथ जीने का मौका। मैं काम करती हूँ, किसी की चोरी नहीं, औरतों के साथ मिलकर अचार बनाती हूँ, जहाँ मेरा मन लगा रहता है और मुझे खुशी मिलती है। बहू को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पति विकास से बोला, चलो जी, तुम्हारी माँ को शहर में लाकर क्या छोड़ दिया, दवाइयाँ करवा दिया, इनके तो पंख निकल गए हैं। यह तो अपने मनमानी करने लगी, लेकिन उसके पीछे माँ ने कितना दर्द सहा, यह ना तो बेटे को समझ में आया और ना ही बहू को। दूसरे दिन सरस्वती जी सारी बातें विमला जी को बताई तो विमला जी ने कहा, माँ जी, आप हिम्मत मत हारिएगा। देखिए, आपके लिए एक आमंत्रण पत्र आया है। व्यापारी संघ के कुछ लोग आपका सम्मान करना चाहते हैं। मैंने आपकी जीवन की स्टोरी सोशल मीडिया पर लिखकर आपके फोटो के साथ पोस्ट किया है। बहुत सारे लोग आपके इस अच्छे काम से प्रभावित हुए हैं, आपसे कुछ सीख मिले, इसीलिए व्यापारी संघ के लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है और उसमें आपका सम्मान किया जाएगा। सरस्वती जी को दूसरे दिन विमला जी लेकर गई। सरस्वती जी को स्टेज पर बुलाया गया, उन्हें हाथ में माइक देकर उनसे कुछ कहने को बोला गया। बोलिए माँ जी, आपने यह सफर कैसे शुरू हुआ? सरस्वती जी अपनी आप बीती बताने लगी कि मैंने कहाँ से यह सफर शुरू किया और कहाँ तक पहुंची, कैसे पहुंची। उन्होंने बताया किस तरह से दवाइयां करवाने के लिए मेरा बेटा मुझे एक छोटे से गांव से इस शहर में ले आया। मुझे खतरनाक छुआछूत की बीमारी बताकर अकेले चाल के एक कमरे में रख दिया, जहां मेरे साथ सिर्फ मेरी दवाइयां थी और एक अकेलापन। मैं बहुत उदास और परेशान थी। फिर एक दिन मेरी मुलाकात विमला जी से हो गई। विमला जी ने मुझे जीने की नई राह दिखाई, मेरे अंदर का हौसला जगाया और आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। आप लोगों के पास आप लोगों का प्यार और सम्मान पाकर मैं तो धन्य हो गई। इंसान यदि चाहे, कोशिश करे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपनों से खाया हुआ धोखा कभी भी दिल से बाहर नहीं जाता। आज मैं आप लोगों के सबके सामने यह बात कह देती हूँ कि अब मेरे बेटा और बहू कितना भी कोशिश करें, कितना भी मुझे अपने पास बुलाएं, लेकिन मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। उन्होंने मुझे छुआछूत की बीमारी कहकर अपने से अलग कर दिया। आज तक मुझे मेरे पोतों से नहीं मिलवाया। कितने दुख की बात है। मैं एक ही शहर में रहकर अपने बेटे का घर नहीं देखी, जबकि मेरा बेटा किसी बड़े फ्लैट में रहता है, उसके पास कार है, दो दो पोते हैं, लेकिन मैं इस अनजान शहर में अकेले पागलों की तरह एक झोपड़ी में हूँ। कुछ तो मुझे पागल समझकर मेरे आसपास भी नहीं आते। खैर कोई बात नहीं, मैं तो लाख लाख धन्यवाद देती हूँ बिमला जी को, जिन्होंने मुझे आत्मसम्मान के साथ जीने में मेरी मदद की। यह कहकर सरस्वती जी दोनों हाथ जोड़कर सारी पब्लिक को नमस्कार की और फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कई लोगों ने फोटो लिया, वीडियो बनाया, सोशल मीडिया में डाला। अब तो सरस्वती जी एक महान प्रेरक के रूप में सब लोगों के बीच आ चुकी थी। वहीं बेटा और बहू भी चुपके से उनके प्रोग्राम में आए थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह माँ के पास जाकर कुछ कहे, माँ से माफी मांगे। अब सरस्वती जी अपनी पिछली जिंदगी को भुलाकर बचे हुए सांसों के लिए जीने का सहारा ढूंढ लिया था। तो दोस्तों,
यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।